अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज बड़े अरसे के बाद आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। कुछ बच्चों ने 10th क्लास के ग्रामर के बारे में इसरार किया था कि इस पर एक और वीडियो बनाई जाए। आज इस सिलसिले में मैंने 2022 के एक इंग्लिश पेपर एक्स सीरीज़ का इंतखाब किया जो आपके सामने है, और आपके साथ मिल बैठकर इसे हल करने की कोशिश करेंगे। गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे पास है 10th क्लास 2022 का पेपर और सीरीज है एक्स इंग्लिश। मैक्सिमम मार्क्स है 80 और इसके लिए टाइम है 2.5 आवर। तो हमने आज ये रीडिंग कंप्रहेंशन वाला पोर्शन नहीं लेना है, इसके लिए कोई और दिन। तो इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने दिखा कि ये पेपर है जो पर साल जम्मू डिवीज़न में जैसे जेडी है, इस पर दिखा जम्मू डिवीज़न में आया था मैट्रिक को। आज हम इससे सीखने की कोशिश करेंगे कि 2023 में जो एग्ज़ाम है 9 मार्च से लेकर, तो उसमें कैसे यही पेपर आएगा, इसी तरह का होगा। जैसे दूसरा पेज इसका ये है, तो आप देख सकते हैं बहुत आसान है। इस पर अगर आप चाहें तो इसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरा पेज ऐसा होगा, मगर हमें ग्रामर का पोर्शन देखना है। देखिए इसका ग्रामर का पोर्शन है, तो यहाँ से सेक्शन बी, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि आपने इसी के हवाले से पूछा था कि इस पर कुछ काम किया जाए। तो ग्रामर के हवाले से फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, इट इज क्वेश्चन नंबर 4 इन फैक्ट। Insert appropriate model given below in the following sentences, and they have given here will, used to, shall, dare। और हमारे पास दो क्वेश्चंस के दो मार्क्स है। वी हैव टू यूज फ्रॉम दीज ऑप्शंस। तो पहला है डैश आई कैरी इट फॉर यू, क्या मैं इसे आपके लिए उठा सकता हूं। तो क्या विल आएगा? विल आई कैरी इट फॉर यू? नो, नहीं आएगा। अगर यू यहाँ होता तो विल आता, विल यू कैरी इट फॉर मी, मगर यहाँ आएगा शैल। तो ये बनेगा क्या मैं आपके लिए उठा सकता हूँ, आई के साथ ओमन शैल आता है, विल नहीं आता। तो हमने एक मार्क्स यहाँ हासिल किया। शैल आई कैरी इट फॉर यू, तो आंसर कैन बी यस यू कैन, यस यू मे। तो अगर होता ही, अगर होता तो विल फॉर योर, सॉरी विल यू कैरी इट फॉर मी, तो ऐसा आता। तो अब दूसरा है ही डैश प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज। जब भी पास्ट टाइम की बात आती है तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं मॉडल में से, यह होता है वुड या होता है यूज टू। क्योंकि इन ऑप्शंस में वुड हमारे पास नहीं, तो हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट हैबिट, तो यूज टू। तो ही यूज टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज। तो इस तरह हमने ये दो मार्क्स हासिल कर लिए। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आएगा प्यारे बच्चों, वो है इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स। तो आर्टिकल्स हमारे पास तीन है, दो है इनडेफिनिट एन और एक है डेफिनिट। तो यहाँ देखते हैं क्या आता है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ ब्लू डैश स्काई लुक्स। तो यहाँ डेफिनेटली आएगा हाउ ब्लू द स्काई लुक्स। यहाँ दो वजूहत है, देख क्यों आएगा। दे आता है वहाँ जहाँ आपके लिए पास कोई ऐसी चीज़ है जो ओनली वन हो इन द वर्ल्ड, जब कहाँ एक ही हो तो ओनली वन स्काई है। और दूसरा वजह ये बनता है कि द आता है जब हम किसी खास हेवनली बॉडीज के बारे में लिखते हैं। क्योंकि यहाँ दोनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं, ये स्काई हेवनली बॉडी है और इट इज़ ओनली वन इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। सो हाउ ब्लू द स्काई लुक्स, ओ कितना खूबसूरत दिखता है आसमान। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
अब दूसरा है द सन इज डैश डैश स्टार, द सन इज अ स्टार। ये गिनता है कि ये सूरज क्या है। क्योंकि स्टार जो है ये गिन सकते हैं हम, तो यहाँ हमारे पास आएगा काउंटेबल, क्योंकि स्टार काउंटेबल नाउन है, इसलिए काउंटेबल नाउन, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ अ स्टार। तो हमने यहाँ भी 2 मार्क्स हासिल कर लिए। ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं, तो बहुत आसान काम है इंसर्ट करना आर्टिकल का। अब हम रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे इन जुमलों में। 2 जुमले दिए गए हैं। दीज आर सिंपल सेंटेंस। वी मेट सम पीपल, वन सिंपल सेंटेंस। They were very friendly, another simple sentence. Now we have to change these 2 sentences into one complex sentence using relative pronoun. तो complex sentence में एक main clause होता है और दूसरा आता है subordinate, मगर यहाँ हमारे पास subordinate, हमें ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये हमने बनाना है रिलेटिव क्लास। तो रिलेटिव क्लास के लिए हमने ज़रूरी लगाना है, या तो लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। रिलेटिव प्रोनाउन यानी हमारे पास आएगा हु, होम, ये वाले, या आएगा कभी कभार व्हाट। तो यह हमारे पास है रिलेटिव एडवर्ब, हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमारे पास है वायर। तो इनका इस्तेमाल करके हम रिलेटिव क्लॉज बना सकते हैं। यहाँ देखते हैं वी मेट सम पीपल, दे वायर वेरी फ्रेंडली। यह हमने देखना है कि सम पीपल और दे, वी मेट सम पीपल, पीपल वायर वेरी फ्रेंडली। यहाँ हमारे पास ये पीपल है, इसके लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन देखना है कि कौन आएगा। कोई हमने रिप्लेस करना है किसे, दे को और फुल स्टॉप को। क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसलिए आएगा हु। अगर ऑब्जेक्टिव केस में आता तो होम आता, तो हमारे पास क्या बनता है नया जुमला, ठीक समझा आपने। तो हमारे पास अब जुमला बनेगा वी मेट सम पीपल, हाँ आप खुद देखिए, हु वायर वेरी फ्रेंडली। हमारे पास एक उसूल है ये कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ये किसी दिए गए नाउन के लिए होता है। देयर इज सम नाउन दैट हैज कम बिफोर इट। फॉर एग्जांपल दिस इज प्रोनाउन दे and it has come for noun people. Now this noun will be called antecedent and this will be relative pronoun, this who. And we have the rule that we have to keep the antecedent and the relative pronoun next to each other. For example people they, यहाँ तो वैसे pronoun भी इसके साथ ही है, कभी कभार इसका दिया गया pronoun दूर होगा तो वहाँ से हमने खींच लाना है और उस antecedent के साथ ही लिखना है, तब relative pronoun का सही इस्तेमाल होगा। So we met some people who were very friendly. अब हमारे पास दूसरा है a waitress served us, she was very polite. A waitress served us, she was very polite. यहाँ waitress की बात है, फिर she भी waitress है। अब यहाँ वो मसला आया कि ये जो हमारे a waitress, this is an antecedent noun and for it there is a pronoun that is she. We have to change the she into relative pronoun, but we have to bring it then next to the waitress, the noun. तो हमारे पास क्या बन सकता है, a waitress, तो ये यहाँ शी भी हु में बदल जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, ए वेट्रेस, अब ये यहाँ लाना है हु। अब इसके साथ ये पूरा क्लॉज आएगा क्योंकि रिलेटिव क्लॉज एक ही जगह इस्तेमाल होगा। हु वाज वेरी पोलाइट, तो यह शी जो है ये अकेले वहाँ नहीं जाएगी, ये पूरा का पूरा क्लॉज वहाँ जाएगा। ए वेट्रेस हु वाज वेरी पोलाइट सर्व्ड अस। तो ए वेट्रेस सर्व्ड अस, हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस, शी वाज वेरी पोलाइट अनदर सिंपल सेंटेंस हमारे पास है। अब इनको जब हम कंप्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो शी रिलेटिव प्रोनाउन में
बदल जाएगा, शी की जगह हु आएगा। मगर ये जो शी वाला क्लास है ये पूरा का पूरा शिफ्ट होगा वेटरेस के नेक्स्ट। तो ये बनेगा ए वेटरेस हु वॉज वेरी पोलाइट सर्व्ड अस। तो अब जब हम इकट्ठा अलग से करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, ए वेटरेस सर्व्ड अस का मेन क्लास रहेगा, हु वॉज वेरी पोलाइट जो बीच में बजायर है। तो यहाँ हम इसे कहेंगे, हमारे पास क्या है, तो ए वेटर, देखिए हु वॉज वेरी पोलाइट इसका सबॉर्डिनेट क्लास रहेगा, और जो हम यहाँ ए वेटरेस सर्व्ड अस इसका मेन क्लास रहेगा। अब तीसरा देखते हैं हम फिर से कि द मैन इज डेफ हु स्पोक टू यू स्पोक टू द मैन, द मैन इज डेफ यू स्पोक टू द मैन। पहली बात यह है कि हमें देखना है कि कौन सा चीज यहाँ रिपीट हुआ, कौन सा नाउन रिपीट। द मैन यहाँ हुआ इस्तेमाल, यू स्पोक टू द मैन तो मैन ही यहाँ रिपीट हुआ, यू रिपीट नहीं हुआ। तो मैन के लिए ये जो दूसरा द मैन है यहाँ प्रोनाउन लाएंगे, फिर उसे क्या करेंगे, उसे मगर फिर हम ये रिलेटिव प्रोनाउन में बदल देंगे। द मैन इज डेफ यू स्पोक टू द मैन। मगर यहाँ हम देखते हैं दूसरे जुमले में ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ होम आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ क्या बनेगा, तो बहुत आसान है, तो हम लिखेंगे द मैन, ठीक बात है ना। अब इसके बाद ये द मैन लाएंगे जो ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ लिखेंगे हम होम, क्योंकि हमने पहले देखा कि जो हम रिलेटिव प्रोनाउन लाते हैं उसका क्लास भी साथ खींच लाते हैं। होम इसका क्लास बाकी क्या है, यू स्पोक टू, अब ये क्लास पूरा आया। अब इज डेफ, तो क्या बना, द मैन होम यू स्पोक टू इज डेफ। अब इसका रिलेटिव क्लास बना होम यू स्पोक टू, और मेन क्लास बना द मैन इज डेफ। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने ये 3 मार्क्स हासिल किए। जब आप देखेंगे वहाँ कुछ और क्वेश्चन आएंगे किसी और तरीके से, आप ये रूल फॉलो कीजिएगा, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अब इसके बाद का क्वेश्चन है नरेशन का, ये भी बहुत आसान है, थोड़ा गोल खोज करने की ज़रूरत। चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैनेजर टू सेक्रेटरी सेंड देम ए टेलीग्राफ इमीडिएटली। मैनेजर टू सेक्रेटरी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये रिपोर्ट है, तो हम इसे बनाएंगे ऐसे, तो सोल्यूशन ऐसे होगा। तो मैनेजर ने क्या कहा, हम देखेंगे ये जो दूसरा जुमला है ये आर्डर है ना, आर्डर है, सेंड देम टेलीग्राफ, मैनेजर कहता है सेक्रेटरी को, तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे ऐसे, मैनेजर ऑर्डर्ड सेक्रेटरी, और मैनेजर आस्क्ड सेक्रेटरी। ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, तो आस्क्ड भी लिख सकते हैं, मैनेजर आस्क्ड सेक्रेटरी। अब उसके बाद जो हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है, हम कामा इन्वर्टेड कामाज को ऐसे ही खत्म करते हैं और इसकी जगह हम टू लगाते हैं। टू सेंड देम अ टेलीग्राम immediately। तो क्या बना, द मैनेजर आस्क्ड सेक्रेटरी टू सेंड देम अ टेलीग्राम इमीडिएटली। ये हमने टू वाला मामला इसलिए लगाया क्योंकि जुमला हमारे पास इम्पेरेटिव था। हम ये भी लिख सकते थे, मैनेजर ऑर्डर्ड सेक्रेटरी टू सेंड देम टेलीग्राम इमीडिएटली, ये भी ठीक रहता। मैनेजर डायरेक्टेड सेक्रेटरी, ये भी ठीक रहता। मैनेजर एडवाइज्ड सेक्रेटरी टू सेंड देम अ टेलीग्राम इमीडिएटली, हम ये भी ऐड करते, मैनेजर आस्क्ड हिज सेक्रेटरी, तो ये सब ठीक रहता। तो हमने मजीद कोई लफ्ज़ इसमें नहीं ऐड किया, तो हमने ऐसे लिखा, मैनेजर आस्क्ड सेक्रेटरी टू सेंड देम अ टेलीग्राम इमीडिएटली। तो ठीक बात है ना। तो ये जो हमारा देम है, कभी कभार हमारे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इस रूल के तहत हमारे पर्सनल प्रोनाउन बदल जाते हैं। 1 2 3, वो क्या होता है कि हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब में
और ये रिपोर्टेड स्पीच का होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैनेजर सब्जेक्ट है, ये जो है ना ऑब्जेक्ट है, ठीक बात है ना। तो हम क्या कहते हैं, जब हम यहाँ देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, अगर वो फर्स्ट पर्सन होगा तो वो सब्जेक्ट में बदल जाता, अगर सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट में बदल जाता, अगर वो थर्ड पर्सन हो तो इसमें कोई चीज़ नहीं आती। क्योंकि फर्स्ट पर्सन क्या है हमारे पास आई होता है या वी होता है। हमारे पास सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही होता है, शी होता है, दे होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ थर्ड पर्सन का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इसमें नो चेंज होगी। इसलिए हमने देम को देम रहने दिया। अब दूसरा है, हाँ, आर देयर एनी मोर बिस्किट्स लेफ्ट इन द जार, माई ब्रदर आस्क्ड। तो माई ब्रदर आस्क्ड ऐसे ही रहेगा, माई ब्रदर आस्क्ड। अब चूंकि यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दो किस्म के होते हैं। एक होता है दैट बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड, दूसरा होता है दैट बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल होते हैं, जब उनका हम ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो उसकी जगह इफ आता है। तो यहाँ इफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ में बदल जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये है पास्ट में, तो while changing the narration, the tense in the reported speech will get changed into past. तो हमारे पास if आया, अब देयर ही रहेगा, if देयर। अब आर वायर में बदल जाएगा, if देयर वायर एनी मोर बिस्किट्स लेफ्ट इन द जार। तो क्या बना ये, आर देयर एनी मोर बिस्किट्स लेफ्ट इन द जार, माई ब्रदर आस्क्ड। तो सबने माई ब्रदर आस्क्ड इफ देयर वायर एनी मोर बिस्किट्स। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब आता है या हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आते हैं। तो जब हम पहले आस्क्ड लगाते हैं, उसके बाद जो इफ के बाद वाला क्लास है वो भी हम एसोटिव सेंटेंस में एक तरह से तब्दील करते हैं। तो यहाँ तो वर्ब और जो सब्जेक्ट है इसकी जगह बदल जाते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ आर दियर था, हम कंसिडर करिए दियर आर है, इसी को हमने दियर वायर बना दिया। माई ब्रदर आस्क्ड इफ दियर वायर एनी मोर बिस्किट्स लेफ्ट इन द जार। अब तीसरा वाला देखेंगे, व्हाट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस एक्सक्लेम्ड द टीचर एज शी गॉट डाउन फ्रॉम द स्टेज। तो हम ऐसे बनाएंगे। अब सोचना है कि पहले हम जो दूसरा वाला है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, पहले हम इसी को तरतीब देंगे ठीक तरीके से। हम ऐसे लिखेंगे, एज शी गॉट डाउन फ्रॉम द स्टेज, कॉमा द टीचर एक्सक्लेम्ड। यहाँ तक हमने बदल कुछ नहीं दिया, सिर्फ तरतीब दिया, एक्सक्लेम्ड। अब उसके बाद व्हाट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके लिए यहाँ हमने वर्ब सेट किया एक्सक्लेम्ड, ये वहीं से दिया गया है, हमें बदलना कुछ नहीं। मगर जो व्हाट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये हमें तब्दील करना है किसमें, एसोटिव सेंटेंस में। तो ये सीधी सी बात है, व्हाट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस मीन्स इट इज़ ए वंडरफुल परफॉर्मेंस। क्योंकि हमारा जो जहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, द टीचर एक्सक्लेम्ड, तो हम सीधे तौर पर एक्सक्लेम्ड, उसके बाद दैट इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। तो क्या बना, व्हाट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस एक्सक्लेम्ड द टीचर एज शी गॉट डाउन फ्रॉम द स्टेज। तो सीधे तौर एज शी गॉट डाउन फ्रॉम द स्टेज द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस।
सीधे तौर क्यों वाज क्यों आया, क्योंकि यहाँ एक्सक्लेमेड है, जो हमारे पास है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट है, इसलिए हमने बनाया, ये था असल में इट इज़ ए वंडरफुल परफॉर्मेंस, तो हमने बनाया इट वाज ए वंडरफुल परफॉर्मेंस। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है हमारी ग्रामर में। यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेलिंग, टेंसेस एटसेट्रा वायर एवर नेसेसरी टू एडिट द पैसेज को एडिट करना है, पंक्चुएशन देखना है कि ठीक है कि नहीं, स्पेल देखना है कि ठीक है नहीं, टेंस देखना है कि ठीक है नहीं, बहुत आसान है। तो हम पढ़ते हैं इसे। इन माई लास्ट समर वैकेशन आई वेंट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। तो यहाँ हम देखेंगे जो फुल स्टॉप है ये गलत है, यहाँ कामा लगाएंगे, ये फ्रेज अपोजिशन बनेगा। इन माई लास्ट समर वेकेशन आई वेंट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, इट वाज द डैश डैश ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ हम देखते हैं जो द आता है ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, मगर यहाँ हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, तो हम यहाँ द की जगह एल लगाएंगे। इट वाज अ वंडरफुल प्लेस, तो यहाँ खाली जगह में एल लगाएंगे। एवरी द मेंबर ऑफ माई फैमिली वेंट अलॉन्ग विद मी। आप दूर से पहचान सकते हैं, यहाँ एवरी फिट नहीं होता, तो यहाँ क्या फिट होगा, ऑल। तो क्या बनेगा ये, ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली वेंट अलॉन्ग विद मी। माइन फादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ विजिटिंग। आप दूर से पहचान सकते हैं, माइन नहीं आता, माई आता है, तो आप यहाँ ये बनेगा माई फादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ विजिटिंग दैट प्लेस। वी डिडंट हैव मैनी लगेज। क्योंकि जो लगेज है ये अनकाउंटेबल है, तो मैनी जो आता है ये काउंटेबल के साथ आता है, तो अनकाउंटेबल के साथ मच आता है। वी डिडंट हैव मच लगेज, तो यहाँ मच आएगा। वी डिडंट फेस एनी डिफिकल्टी देयर। अब यहाँ देयर जो है ये इसकी स्पेल गलत है, हमने वहाँ कोई डिफिकल्टी फेस नहीं की, मगर ये वाला देयर आना है यहाँ, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी विजिटेड दैट प्लेस। तो ये 5 मार्क्स हमने फटाफट जीत लिए। अब कंप्लीट द डायलॉग, ये तो राइटिंग स्किल का है, चलो इसी ग्रामर के साथ इसे भी कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट द डायलॉग, तो यहाँ के डैश इलेक्शन फॉर द हेड परफेक्ट टेकिंग प्लेस, परफेक्ट यहाँ गलत है, या ऐसे डैश इलेक्शन फॉर द हेड टेकिंग प्लेस, या हेड बॉय या हेड गर्ल होता मगर परफेक्ट नहीं होगा, ऑन मंडे। कोई ये टाइम मांगता है, कब होने जा रहा है, तो हम यहाँ क्या ऐड करेंगे, व्हेन, तो कब, इज द इलेक्शन फॉर द हेड टेकिंग प्लेस। व्हेन इज द इलेक्शन फॉर द हेड टेकिंग प्लेस, इसका जवाब सीधे तौर आएगा ऑन मंडे। तो अब उसके बाद का दूसरा डायलॉग में सवाल क्या होगा, देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, हु डैश विल बी इलेक्टेड। देखिए हु विल बी इलेक्टेड, यहाँ तो कुछ नहीं डाला जाना था, मगर यहाँ तो खाली जगह रखी गई है, तो कुछ तो कुछ डालना है, वरना हु काफ़ी था, तो हम लिखेंगे हु डू यू थिंक, हु डू यू थिंक विल बी इलेक्टेड। तो जवाब का आई एम सर्टेन हामिद विल गेट मोस्ट वोट्स। मैनी स्टूडेंट से, तो इसमें क्या आएगा, दैट दे विल वोट फॉर हिम, से दे विल वोट फॉर हिम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अदनान, ये जवाब से हम पहचानेंगे अदनान, यस अदनान इज ए वेरी गुड चॉइस, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी डैश डैश, तो क्या आएगा, वेरी टफ इंडीड, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ, वेरी टफ। तो ज़्यादा क्लियरिटी के लिए बनाएंगे इलेक्शन, तो शहर कहेगी यस वेरी टफ इंडीड। ओके, फिर जवाब है टेक केयर सी यू सून, ओके टेक केयर। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने ये ग्रामर का पोर्शन यहाँ मुकम्मल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये जो सेशन है पसंद आया होगा। अगर आपको और कुछ मदद चाहिए तो ज़रूर मेरे साथ रब्ता कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और
सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़ नासिर।